नमस्कार साथियों। दून पाठशाला के वीकली करंट अफेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस हफ्ते के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को देखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों भाई बंधुओं के साथ ज़रूर शेयर करना। 1. आईएनएस अरिदमन नौसेना में शामिल हुई ये तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तारागिरी का भी कमिश्निंग हुआ। आईएनएस अरिदमन परमाणु हथियार ली जा सकती है। भारत में पहली बार 3 सक्रिय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। 2. गृह मंत्रालय ने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रभावित जिलों के वर्गीकरण में बदलाव किया है। अब केवल छत्तीसगढ़ का बीजापुर और झारखंड का पश्चिम सिंहभूम ही नक्सल प्रभावित श्रेणी में बचे हैं। कुल प्रभावित जिलों की संख्या 38 बनी हुई है, लेकिन हिंसा में कमी आई है। 3. म्यांमार में सेना प्रमुख मिन आंग ह्राइंग को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। उन्हें यूनियन संसद में कुल 584 में से 419 वोट मिले। ये चुनाव राजधानी नेपिदा में हुआ। म्यांमार में राष्ट्रपति चुनाव विशेष इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से होता है, जिसमें दोनों सदनों और सेना के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 4. छत्तीसगढ़ में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक ने 23 स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। ओडिशा दूसरे और झारखंड तीसरे स्थान पर रहे। इस आयोजन में करीब 3,800 एथलीटों ने भाग लिया था। 5. चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण मुंबई में हुई नीलामी में 167.20 करोड़ रुपए में बिकी। ये भारत की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग बन गई। ये पेंटिंग 1890 के दशक में बनाई गई थी। पेंटिंग ने एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। 6. मंगोलिया ने 39 वर्षीय नेता उचरल न्याम ओसोर को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने 107 में से 88 सांसदों का समर्थन हासिल किया। ये पिछले 9 महीनों में तीसरा नेतृत्व परिवर्तन है। उचरल पहले संसद स्पीकर, मंगोलियन पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 7. दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से केवल इलेक्ट्रिक, सीएनजी और BS6 मानकों वाले कमर्शियल वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश मिलेगा। ये फैसला वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो चुका है। पिछले 2 वर्षों में माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व को लगभग खत्म कर दिया गया है। 2024 की शुरुआत में 21 पुलित ब्यूरो सदस्य थे, जिनमें अब केवल एक ही सक्रिय है। पिछले 3 वर्षों में 706 माओवादी मारे गए और 4,800 से अधिक ने आत्मसमर्पण किया है। ये सफलता रेड कॉरिडोर ऑपरेशन से मिली है। सरकार ने लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी कुल का 33% हिस्सा महिलाओं को मिलेगा। ये परिसीमन 2026 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है। तेलंगाना ने गिग वर्कर्स के लिए नया कानून पारित किया है। इसके तहत स्विंगी, जोमैटो और ऊबर जैसी कंपनियों को अपने लेन देन का 2% वेलफेयर फंड में देना होगा। इससे गिग वर्कर्स को पहली बार पेंशन, बीमा और मातृत्व लाभ जैसी सुरक्षा मिलेगी। नई नियुक्ति। सम्मान। आईएएस अधिकारी वीर विक्रम यादव को नागर विमानन महानिदेशालय DGCA का नया प्रमुख नियुक्त किया। वे फैज़ अहमद किदवई की जगह लेंगे, जिन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव बनाया गया है। DGCA देश का प्रमुख एविएशन नियामक है। आंध्रा के अमरावती में देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया जाएगा। ये पहल राज्य की महत्वाकांक्षी अमरावती क्वांटम वैली परियोजना का हिस्सा है। क्वांटम कंप्यूटर जटिल समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकते हैं। हिंदी की लेखिका ममता कालिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें 2021 में प्रकाशित उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में इस साल कुल 24 अन्य लेखकों को भी सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 के लिए 6 किताबों की शॉर्टलिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार पब्लिशर्स ने कुल 128 किताबें जमा की थीं। विजेता की घोषणा 19 मई को लंदन के टेट मॉडर्न में की जाएगी। की कोशिश करेंगे।
देश में डेंगू से बचाव के लिए पहली वैक्सीन क्यूडेंगा TAK-003 को जल्द मंजूरी मिलेगी। जापान की कंपनी ताकेदा द्वारा विकसित ये लाइव अटेन्यूमेटेड वैक्सीन डेंगू के चारों प्रकार के वायरस के खिलाफ प्रभावी मानी गई है और 4 से 60 वर्ष तक के लोगों के लिए उपयुक्त है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप सुप्रीम कोर्ट की मौखिक सुनवाई में शामिल होने वाले पहले कार्यरत राष्ट्रपति बन गए हैं। कोर्ट उनके उस आदेश पर सुनवाई कर रहा है जिसमें अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे माता-पिता के बच्चों को नागरिकता न देने की बात कही गई है। आगामी जनगणना के लिए सरकार ने census.gov नाम का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। इससे लोग अपना डेटा ऑनलाइन भर सकेंगे। ये गणनाकर्ता के आने से 15 दिन पहले खुलेगा। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, इससे डेटा ज्यादा तेजी से मिलेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के नए उप सेना प्रमुख का पद संभाल लिया है। लगभग 4 दशक के अनुभव वाले धीरज सेठ के पास ऑपरेशन, रणनीति और कमांड का व्यापक अनुभव है। धीरज नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कॉम्स में कमीशन हुए थे। CBSE ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए AI और कोडिंग पढ़ाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य बच्चों में कंप्यूटेशनल थिंकिंग और समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ाना है। इसे 2026-27 सत्र से लागू किया जाएगा। लोकसभा में आंध्रा पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन कर अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी घोषित किया। ये फैसला 2 जून 2024 से प्रभावी माना जाएगा। 2014 में राज्य विभाजन के बाद हैदराबाद को 10 साल के लिए आंध्रा और तेलंगाना की साझा राजधानी बनाया गया था, जो बाद में केवल तेलंगाना की राजधानी बन गया। पहले राज्य में 3 राजधानियों का मॉडल प्रस्तावित था: विशाखापट्टनम कार्यकारी, अमरावती विधायी और कुर्नूल न्यायिक। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 23,622 करोड़ रुपए से 62.66% अधिक है। भारत अब 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है और निर्यातकों की संख्या 128 से 145 हो गई है की कोशिश करेंगे। भारत में मछली उत्पादन पिछले 10 साल में 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 95.79 लाख टन 2013-14 से 197.75 लाख टन 2024-25 हो गया है। इसके साथ ही अब चीन के बाद भारत दुनिया में समुद्री उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ऑक्सफोर्ड की बोडलियन लाइब्रेरी में शिक्षा पत्री के 200 साल पूरे होने पर विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। ये ग्रंथ 1826 में स्वामी सहजानंद ने लिखा था, जिसमें 212 संस्कृत श्लोक शामिल हैं। PSE की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का लगभग 25% भूजल अकेले उपयोग करता है। समिति ने राज्यों को पानी के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा है। गिरता भूजल स्तर भविष्य में जल संकट और कृषि पर गंभीर असर डाल सकता है। विश्व प्यारा तीरंदाजी प्रतियोगिता में ओडिशा की पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में पायल ने भारत की शीतल देवी को हराया है। भारत ने कुल 16 पदक जीते, जिनमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन के 14वें सम्मेलन में याओंडे पैकेट जारी हुआ। इसमें ई-कॉमर्स पर शुल्क न लगाने का पुराना नियम खत्म कर दिया गया है। अब देश डिजिटल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा सकेंगे, जिससे ग्लोबल डिजिटल ट्रेड पर असर पड़ सकता है। सरकार ने प्लास्टिक प्रबंधन नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत कंपनियों को अपनी पैकेजिंग में कम से कम 30% रिसाइकल प्लास्टिक इस्तेमाल करना होगा। इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 2028-29 तक 60% किया जाएगा। इसका मतलब है कि कंपनियों को नया प्लास्टिक कम और पुराने प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे प्लास्टिक कचरा घटेगा और कंपनियां बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट में निवेश करने के लिए मजबूर होंगी। दिल्ली सरकार ने अनमोल योजना शुरू की है, जिसमें नवजात शिशुओं के खून की एक बूंद से 56 बीमारियों की जांच होगी। इससे जन्मजात रोग जल्दी पता चलेंगे और इलाज आसान होगा। ये योजना गरीब परिवारों को महंगे टेस्ट से बचाने और शिशु मृत्यु दर कम करने में मदद करेगी।
सुप्रीम कोर्ट की वकील मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। वे देश की पहली सांसद हैं जिन्होंने अपनी क्वेयर पहचान को स्वीकार किया है। क्वेयर वे लोग होते हैं जो पारंपरिक लैंगिक पहचान की श्रेणियों से अलग पहचान रखते हैं। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के यात्रियों ने पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी तय करने का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 4,01,171 किलोमीटर की दूरी तय की, जो 1970 के अपोलो 13 मिशन के रिकॉर्ड से अधिक है। ये मिशन चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाकर वापस आने के लिए है। तमिलनाडु के कलपक्कम में बना 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब स्वनिर्भर परमाणु प्रतिक्रिया के स्तर पर पहुंच गया है। ये भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा चरण है। रूस के बाद भारत ऐसा रिएक्टर रखने वाला दूसरा देश बन गया है। वियतनाम की नेशनल असेंबली ने कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख टो लैम को देश का नया राष्ट्रपति चुना है। जनवरी में वे दोबारा पार्टी के महासचिव बने थे और अब राष्ट्रपति बनने के साथ ही वे दोनों पदों पर काबिज होने वाले देश के पहले नेता बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की 28 वर्षीय शिक्षिका दिव्या सिंह साइकिल से माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची। उन्होंने काठमांडू से 14 दिन में ये यात्रा पूरी की। 17,560 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान तक वे साइकिल से पहुंचने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला बनी हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायिक निर्णय और आदेश लिखने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि तकनीक से काम तेज हो सकता है, लेकिन न्याय प्रक्रिया में अंतिम निर्णय इंसानी समझ और तर्क से ही होना चाहिए। भारत ने 2025-26 में 6.05 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता जोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट से अधिक हो गई है। ये पिछले रिकॉर्ड 5.5 गीगावाट से ज़्यादा है। पिछले वर्ष की तुलना में 46% की वृद्धि है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र का योगदान रहा है। 1. मंगोलिया में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने एक ही दिन में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। मीनाक्षी हुड्डा 48 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया घणघास 60 किलोग्राम ने स्वर्ण जीते हैं। जैस्मिन 57 किलोग्राम ने रजत पदक जीता। 2. भारत यूएसए ट्रेड फैसिलिटेशन पोर्टल लॉन्च हुआ। इसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों और अमेरिकी आयातकों के बीच सीधा संपर्क बनाना है। ये पहल मिशन 500 यानी $500 अरब के द्विपक्षीय व्यापार को पूरी करने में मदद करेगी और निर्यातकों को नए अवसर मिलेंगे। 5. केंद्रीय कैबिनेट ने खरीफ 2026 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर 41,533 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। ये सब्सिडी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक लागू रहेगी। इसके तहत 28 प्रकार के उर्वरक, जिसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP भी कवर किए जाएंगे। 4. नीति आयोग की फ्रॉम बोरोअर्स टू बिल्डर्स रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल लोन में महिलाओं की हिस्सेदारी 76 लाख करोड़ रुपए यानी 26% तक पहुंच गई है। 2017 से 2025 के बीच महिलाओं के लोन लेने के पोर्टफोलियो में 4.8 गुना वृद्धि हुई है। 5. भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जारीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित UTORNL गवर्नर चेयर फॉर क्वांटम डिवाइसेस पद के लिए चुना गया है। वे जनवरी 2027 से ये जिम्मेदारी संभालेंगे। ये पद यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी और ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी के संयुक्त कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। 6. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत ने 168.4 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया और दुनिया में दूसरा स्थान बनाए रखा। भारत फिर से इस्पात का शुद्ध निर्यातक बना, जिसमें निर्यात 6.6 मिलियन टन रहा और इसमें 35.9% की वृद्धि दर्ज की गई। 7. भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 1000 किलोमीटर लंबे क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया। ये उपलब्धि मिशन शुरू होने के 2 साल के अंदर हासिल हुई। इसका उद्देश्य रक्षा और वित्तीय क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा देना है। अगले 8 वर्षों में 2000 किलोमीटर नेटवर्क का लक्ष्य है।